तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया डॉल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। कस्बे के बाहरी शोर पर, जहाँ सड़कें टूटी फूटी थी और बिजली की रोशनी बहुत ही मुश्किल से पहुंचती थी, वहां पर एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। लोग उस घर को काला कोठा कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस घर का मालिक कौन है, लेकिन कहानियां थी कि वहां कोई नहीं रहता। फिर भी रात के सन्नाटे में खिड़कियों से टिमटिमाने की रोशनी आती थी। मैं रिया, एक जर्नलिस्ट, मुझे अजीब और अनसुलझी कहानियों का पीछा करना का जुनून था। कुछ दिन बाद मैं शहर में थी और मेरे दोस्त ने मुझे काले कोठे की कहानी सुनाई। उसने मुझे विस्तार से बताया कि कई साल पहले वहाँ एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। उनके सामान, कपड़ा, सब कुछ वैसे ही छूट गया जैसे वो सब हवा में ही घुल गए हों। लेकिन सबसे पुरानी और ख़तरनाक बात ये थी कि वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी गुड़िया थी, जिसे लोग कहते थे कि वो खुद चलती थी। रिया, तू पागल है क्या? तू वहाँ जाएगी? नील ने चेतावनी दी, लेकिन मेरी जिद के आगे वो हार गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ चलूँगा, अकेले मत जाना। उसने अगली ही रात का प्लान बना लिया था। आसमान पर धुंधले धुंधले बादल छाए थे और हवा में ठंडक थी। काले कोठे के सामने पहुंचते ही हवा की वजह से मेरे जैसे रोंगटे खड़े हो गए। घर की दीवारें काई से ढकी हुई थी और लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। मैंने धीरे से नील की ओर देखा। उसका भी चेहरा अब थोड़ा थोड़ा पीला पड़ चुका था। अभी वक्त है, वापस चले, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा। नहीं, मैंने कहा और टॉर्च की रोशनी के साथ दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। अंदर का मंजर जैसे पुरानी फिल्म जैसा था। धूल से ढके हुए मेज, टूटी कुर्सियाँ और दीवारों पर फीके पड़े निशान से। हवा में अब थोड़ी सी ठंडक थी, जैसे पुराने कपड़े और सड़ती हुई गंध। हम धीरे धीरे आगे बढ़े टॉर्च की रोशनी में। मुझे अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखा। मैंने तभी नील की ओर इशारा किया और हम दोनों उसी तरफ गए। वहाँ एक पुरानी अलमारी के पास ज़मीन पर एक गुड़िया पड़ी थी। उसका चेहरा मटमोला सा था, आंखें कांच जैसी थी, लेकिन उन आँखों में भी एक अजीब सी जैसे चमक थी। उसके कपड़े जैसे फटे हुए थे और एक हाथ टूटा हुआ था। ये वही गुड़िया है ना? नील ने कांपते हुए आवाज़ में पूछा। मैंने जवाब देने से पहले गुड़िया को ध्यान से देखा। उसकी आंखें जैसे मुझे घूर रही हों। मैंने हिम्मत जुटाकर उसे ऊपर उठाया। वो धीरे धीरे ठंडी थी, लेकिन जब मैंने उसे उठाया उसका वजन अजीब से तरीके से भारी लगा मुझे। तभी अचानक शायद मेरे हाथ में एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। मैंने चौंक कर एकदम से नील की ओर देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। पता नहीं, शायद मेरा वहम है, लेकिन मेरे दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। हमने आगे बढ़ने का फैसला किया और घर का और हिस्सा देखने का फैसला किया। सीढ़ियाँ चमकती थी, मतलब आवाज़ करती थी, और हर कदम के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई हमारे पीछे है। तभी हम ऊपर पहुँचे। ऊपर का एक कमरा था जिसका दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया और अंदर कदम रखा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मेरी सांसें सी अटक गईं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग था और उस पर वही गुड़िया रखी थी।
ये कैसे? मैंने पीछे मुड़कर अपने हाथ में गुड़िया को देखा। वो अभी भी मेरे हाथ में थी, लेकिन वो पलंग पे फिर कौन सी गुड़िया थी? तभी कमरे में एक हल्की सी सरसराहट हुई। तभी नील ने अचानक मेरी बाँह पकड़ ली और कहा, रिया, कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। मैं उस दूसरी गुड़िया को ही देख रही थी, जिसकी आंखें अब शायद मेरी ओर धीरे धीरे घूर रही थीं। और दूसरी ओर शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मेरे हाथ में रखी गुड़िया अब मुझे और भारी लग रही थी, जैसे वो मेरी उंगलियों को जकड़ रही हो। सामने पलंग पर पड़ी गुड़िया की आंखें अब सीधे मेरी ओर थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो मेरी हाथ में गुड़िया है वो मेरी उंगलियां जकड़ रही हो। उन दोनों की चमक में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रीफ में सिरहन दौड़ गई। दूसरी ओर नील का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। रिया, ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही कमरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। वो हंसी किसी बच्चे की थी, लेकिन उसमें मासूमियत नहीं बल्कि कुछ डरावना सा था। वो आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें खुद हंस रही हों। मैंने जल्दी से टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। रिया, तुमने कुछ सुना ना? मैंने धीरे से पूछा। क्या सुना? अपनी आवाज़ को रिदर रखने की कोशिश करते हुए अब नील ने सिर हिलाया और उसकी आंखें अब पलंग वाली गुड़िया पर जमी थी। तभी मेरे हाथ में पकड़ी गुड़िया का सिर अचानक झटके से मुड़ा। मैंने डर के मारे उसे तभी अचानक ज़मीन पे फेंक दिया। वो ज़मीन पर तो गिरी, लेकिन उसका चेहरा अब भी मेरी ओर ही था और उसकी आंखें वो पलकें झपका रही थी। रिया, भाग! नील ने चीखते हुए मेरा हाथ पकड़ा और खींचा। हम सीढ़ियों की ओर दौड़े। सीढ़ियों की आवाज़ आ रही थी और हर कदम पर लग रहा था कि कोई हमारे ठीक पीछे आ रहा है। हम दोनों ने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा, लेकिन उस हंसी की आवाज़ अब और भी तेज हो रही थी। वो अब हंसी नहीं बल्कि एक डरावनी चीख में बदल रही थी। हम किसी तरह नीचे पहुँचे और मुख्य दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा जो हमने खुला छोड़ा हुआ था अब वो बंद था। नील ने पूरी ताकत से उसे धक्का मारा, लेकिन वो दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। यार ये खुल क्यों नहीं रहा? उसने घबराते हुए कहा। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। दरवाजे के हैंडल पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। मेरे दिमाग में एक ख्याल पैदा हुआ, नील, शायद ये घर हमें जाने नहीं देगा। क्या बकवास कर रही हो? नील ने गुस्से में डर के मारे और अपनी आवाज़ को समेटते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी अब वही शक था जो मेरे मन में था। तभी अचानक हमारे पीछे से किसी की ठक ठक की आवाज़ आई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वो गुड़िया अब जिसने मैंने नीचे ऊपर फेंका था, वो अब सामने हमारे खड़ी थी नीचे। उसका टूटा हुआ हाथ अब हिल रहा था, जैसे वो हमें बुला रही हो। और पलंग वाली दूसरी गुड़िया वो अब सीढ़ियों के ऊपर थी। वो भी अब धीरे धीरे एक एक सीढ़ी उतर रही थी। वो दो गुड़िया हमारी ओर ही बढ़ रही थी। ये दो गुड़िया? नील ने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। ये शायद एक ही हैं। मैंने कहा, ये दोनों एक ही हैं। अब मेरी आवाज़ मेरे खुद को ही कानों को अनजानी लग रही थी। तभी अचानक हंसी की आवाज़ फिर से गूंजी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक हमारे अब पास हैं। मैंने टॉर्च की रोशनी कमरे की एक कोने में डाली, जहाँ पर एक पुराना दर्पण जैसा कुछ पड़ा था। दर्पण में हमारा शैडो मतलब प्रतिबिंब दिख रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर हमें पता चला उसमें एक तीसरा चेहरा भी था। एक छोटी सी बच्ची का चेहरा, जिसके होंठ अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें कुछ था ही नहीं। रिया, नील ने इतना कहकर मेरी बाह इतनी ज़ोर से पकड़ी कि मेरे हाथ में दर्द हुआ। वो हमारे पीछे हैं, इतना कहा। मैंने तभी पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन वो शीशे में या दर्पण में वो बच्ची अब मेरे और भी करीब थी। उसके भी हाथ में वही गुड़िया थी जो पहले मेरे हाथ में थी, लेकिन वो अब सीढ़ियों पर गुड़िया नहीं थी। हमें कुछ करना होगा, मैंने कहा। मैं घबरा कर बोली। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। शायद ये गुड़िया घर की कुंजी है। हमें इसे नष्ट करना होगा। नष्ट करना? तू पागल हो गई है क्या? नील ने मुझे कहा। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और ना ही उसके पास कोई और प्लान या योजना नहीं थी। मैंने तभी ज़मीन पर रखी गुड़िया की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, लेकिन मेरे पैरों में भी अब जैसे जाम सा गया हो, तभी वो शीशे की बच्ची की मुस्कान और चौड़ी और डरावनी हो गई। और फिर दर्पण में मेरा अपना प्रतिबिंब बदल गया। मेरी आंखें अब मेरी नहीं थी, वो लाल थीं, ठीक उस जो गुड़िया थी उसकी तरह। मेरी आंखें शीशे में अब मेरी नहीं लग रही थीं, वो कांप रही थी, ठंडी बेजान, और उसमें एक ऐसी चमक थी जो इंसानी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन उसे देखकर इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि अभी मेरा दिल सीने को फाड़कर बाहर आ जाएगा। नील का चेहरा भी अब सफ़ेद पड़ चुका था डर के मारे, और उसकी आंखें भी शीशे पर मेरे ही प्रतिबिंब पर जमी हुई थी। रिया, तू ठीक है ना? उसकी आवाज़ काँप रही थी, जैसे वो खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा हो। मैं कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से सिर्फ खरखराहट ही निकली। मेरे हाथ अपने आप बेकाबू होकर उस गुड़िया की ओर बढ़ने लगे, जो अब ज़मीन पर पड़ी थी। मैंने पूरी ताकत से अपने हाथों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में शायद नहीं थे। मेरे अंदर जैसे कोई और ही था जो मुझे हिला रहा था। रिया, रुक! नील ने चीखते हुए मेरे कंधा पकड़ा और मुझे पीछे खींचा, लेकिन तभी उतने में ही दर्पण में बच्ची की हंसी फिर गूंजी। इस बार वो इतनी तेज थी कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। वो शीशे हिलने लगा था और उसमें दरारें पड़ने लगी थी। हर दरार के साथ बच्ची का चेहरा और साफ होता जा रहा था। उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वो काली थीं जैसे गहरे कुएं में जिसमें कोई तल नहीं था। नील, हमें दर्पण तोड़ना होगा, मैंने किसी तरह चीख कर कहा। मेरी आवाज़ मेरी अपनी नहीं लग रही थी। नील ने आसपास देखा और पास में ही पड़ी एक टूटी फूटी कुर्सी उठा ली और पूरी ताकत से दर्पण पर दे मारा। शीशा टुकड़ों में बिखर गया और हर टुकड़े में बच्ची का चेहरा अब भी दिख रहा था। उसकी हंसी ऐसी लग रही थी जैसे वो हमें जान से मार देगी, और उसकी हंसी अब कमरे में ही गूंज रही थी, लेकिन वो पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। दर्पण को तोड़ने के बाद उसका चेहरा अब और भी करीब लग रहा था, जैसे वो हमारे सामने खड़ी हो। मेरे हाथ में तभी अचानक झटका लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो गुड़िया अब बिल्कुल मेरे पास थी। मैंने उसे कब उठाया मुझे खुद को याद नहीं। उसका टूटा हुआ हाथ अब पूरी तरह हिल रहा था और उसका सिर धीरे धीरे तड़प रहा था, और
तड़पते तड़पते उसका सिर चारों ओर घूम रहा था। और उसके डरावनी बात थी उस गुड़िया की मुस्कान। उसके होठ अब हल्के से हिल रहे थे, जैसे वो मुस्करा रही हो और वो जैसे कुछ कहना चाहती हो। रिया, फेंक, उसे फेंक, नील ने चीखा, लेकिन मेरे हाथ अब पूरी तरह जम चुके थे। मैं उसे छोड़ नहीं पा रही थी, छोड़ना चाहती भी थी। तभी अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। मेरे सामने हवा में एक धुंधला सा आकार, या कह सकते हैं आत्मा, उभरी। वो बच्ची की आत्मा थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पीला सूखा हुआ, और उसकी आंखें काली बिना पलकों के। उसके हाथ में एक और गुड़िया थी, लेकिन जो मैंने पकड़ी हुई उससे बिल्कुल अलग थी वो। उसके कपड़े साफ थे और उसका चेहरा मेरे जैसा था। रिया, इतना बच्ची की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजी, जैसे वो खुद ही बोल रही हो और मेरे अंदर से, तू मेरी गुड़िया है। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे गायब थी। मेरे शरीर में एक जलन सी होने लगी, जैसे कोई मेरे अंदर घुस रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी नील ने कुछ किया। उसने अपने जेब से लाइटर निकाला और गुड़िया पर फेंक दिया, और एक पेट्रोल की बोतल भी, जो हमने इमरजेंसी के लिए लाई थी, उसने खींचा और लाइटर जला दिया। गुड़िया ने आग पकड़ ली। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। बच्ची का आकार हवा में तड़पने लगा और उसके साथ साथ मेरे शरीर में भी दर्द होने लगा। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरी आंखें बंद हो गईं, लेकिन आग की लपटें, मैंने कुछ देखा उसमें। गुड़िया जल रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में मेरे चेहरे का प्रतिबिंब भर रहा था। जब मैंने आंखें खोली तो मैं ज़मीन पर पड़ी थी। आग बुझ चुकी थी और वो गुड़िया अब सिर्फ एक राख का ढेर थी। नील ने मेरे पास बैठकर, उसका चेहरा डर और थकान से भरा हुआ था। रिया, तू तू ठीक है ना? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में अब भी डर था। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे अंदर कुछ गलत था। मेरी छाती में एक अजीब से दर्द हो रहा था और एक अजीब सी ठंडक थी, और मेरे दिमाग में एक हल्की सी वही हंसी गूंज रही थी। मैंने अपनी जेब के में हाथ डाला और मेरा दिल रुक गया। मेरे हाथ में एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था, टूटे हुए शीशे का, और डराने वाली बात ये थी, उसमें बच्ची का चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। मेरे हाथ में वो टुकड़ा, अब मेरा हाथ तो कांप रहा था और टुकड़ा मेरे हाथ में ही था, और उसमें बच्ची का चेहरा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी काली आंखें अब मेरे अंदर तक घुस रही थी, जैसे वो मेरी आत्मा को निगल लेना चाहती हो। मेरी छाती की ठंडक अब और गहरी हो चुकी थी और मेरे दिमाग में उसकी हंसी अब एक चीख में बदल रही थी। मैं अब समझ चुकी थी, वो बच्ची, वो गुड़िया और ये घर, ये सब एक जाल था और हम उसमें फंस चुके थे। नील भी मेरे पास ही खड़ा था। उसके चेहरा भी अब डर से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प था। रिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी मैंने जब उसकी ओर देखा, मेरे होठ हिल नहीं रहे थे। मेरे अंदर कुछ था जो मुझे रोक रहा था। दर्पण का टुकड़ा मेरे हाथ में अब जम चुका था, ऐसे वो मेरी अभी हथेली को जला देगा। मैंने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उसे छोड़ नहीं पा रही थी। तभी कमरे में हवा तेज हो गई। टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा आने लगी और उसके साथ वो बच्ची का आकार फिर उभरा। इस बार
वो पहले से ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा अब सिर्फ हड्डियों में चमक रहा था। उसकी मुस्कान अब दांतों की एक बहुत ही डरावनी पंक्ति थी। उसके हाथों में अब कोई भी गुड़िया नहीं थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं और वो धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। रिया, नील ने चीखा और मुझे अपने पीछे खींच लिया। उसने ज़मीन पर पड़ी एक पुरानी लोहे की रॉड उठाई और बच्ची पर फेंक डाली। लेकिन डराने वाली बात यह थी कि रॉड उसके आर पार निकल गई थी, जैसे वो हवा हो। बच्ची की हंसी अब और तेज हो गई थी। मैंने डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और उसकी उंगलियां अब मेरे चेहरे के पास आ रही थी। तो मेरी हो, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मेरी आंखों में बिल्कुल अंधेरा छाने लगा था। मेरे शरीर में एक जलन सी होने लगी, जैसे कोई मेरी आत्मा को खींच रहा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ गायब थी। तभी नील ने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने मेरे हाथ से दर्पण का टुकड़ा खींच लिया। उसकी उंगलियों से खून बहने लगा, क्योंकि टुकड़ा अब इतना नुकीला था कि उसकी चमड़ी काटने लगी थी। उसने दर्द में कराहते हुए भी उस टुकड़े को नहीं छोड़ा। रिया, तू सुन रही है ना? उसने चीखा। ये तुझे नहीं ले जा सकती। अगर तू लड़ेगी तो। उसकी आवाज़ मेरे अंदर गहराई तक पहुंची। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में उस बच्ची की आवाज़ दबाने की कोशिश की। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, मेरी इच्छा शक्ति और बच्ची की ताकत के बीच। नील ने अपने हाथ में रखा हुआ दर्पण का टुकड़ा ज़मीन पर फेंका और उसे जूते से करच दिया। हर टुकड़े की आवाज़ के साथ बच्ची की चीख और तेज हो गई। कमरे में हवा अब तूफान की तरह थी और टूटी हुई हवा में उड़ रही थी। बच्ची का आकार अब तड़प रहा था। उसकी आंखें अब आग की तरह जल रही थीं। तू नहीं बच सकती, उसकी आवाज़ एकदम कमरे में गूंजी। लेकिन नील रुका नहीं। उसके पास पड़ी राख, जो गुड़िया जलने के बाद बनी थी, उसने उठाई और बच्ची की आकार पर फेंक दी। राख हवा में बिखर गई और बच्ची का आकार धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी चीख अब कमरे में गूंज पड़ी। मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी छाती में दर्द और ठंडक अब कम हो चुकी थी। मैंने फिर से सांस ले पा रही थी। लेकिन तभी मैंने नील को देखा। वो ज़मीन पर गिर हुआ था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। नील, मैंने चिल्लाते हुए उसे हिलाया, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। उसकी सांसें अब हल्की हल्की चल रही थीं। रिया, उसने धीमी आवाज़ में कहा, भाग जाओ यहाँ से, मेरी फिक्र मत करो। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैंने रोते हुए कहा। लेकिन नील ने मेरे हाथ को धीरे से दबाया। तू जिंदगी में आगे जिएगी। ये घर मुझसे ज़्यादा ले चुका था। उसके शब्द मेरे दिल को चीर गए। मैंने देखा कि उसकी हथेली पर, जहाँ उसने वो शीशे का टुकड़ा पकड़ा हुआ था, अब वो काला निशान बन चुका था, जो उसकी त्वचा को अब थमा रहा था। उस छोटी बच्ची की आत्मा ने उसे जकड़ लिया था। तभी कमरे में एक आखिरी चीख गूंजी। बच्ची का, उस आत्मा का आकार और उस डॉल का आकार बिल्कुल गायब हो गया। लेकिन नील की सांसें अब रुक चुकी थीं। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो आखिरकार आज़ाद हो गया हो। मैं रोते हुए उठी। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन मैंने नील की आखिरी बात मानी। मैंने मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इस बार दरवाज़ा खुल गया। मैं बाहर की ठंडी हवा में भागी।
पीछे मुड़कर नहीं देखा। काला कोठा अब भी वहीं खड़ा है, लेकिन उसकी खिड़कियों में अब कोई रोशनी नहीं थी। मैंने उस रात अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा खो दिया था, नील को। लेकिन उसकी वजह से मैं बच गई थी, शायद इसलिए कि वो चाहता था कि मैं जीऊँ। आज भी नील की बहुत याद आती है, तो मैं वो शहर छोड़कर कहीं और बस रही हूँ। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी भी ड्रावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।